नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक कंटेंट सीरीज़ में आज मैं लेकर के आया हूँ मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 का ये टॉपिक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक में से कक्षा 12 का टॉपिक है, पहला चैप्टर मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर की बात करें तो हमने शुरुआत में ही मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसकी चर्चा करनी है। देखिए, इसमें बहुत उपयोगी चीज़ क्या है। पिछली जो वीडियो हमारी कक्षा 11 के पहले पाठ की वीडियो थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मानव पर्यावरण संबंध के रूप में पढ़ी थी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानव पर्यावरण संबंध। इस रूप में हमने नियतिवाद को, संभववाद को और नवनियतिवाद को पढ़ा था। उसकी चर्चा हमने कक्षा 11 के पहली वीडियो में कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमें व्यू क्या मिलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस चीज़ में ये बनता है कि हमें जो भूगोल को पढ़ना है वो मानव के अध्ययन के रूप में पढ़ना है। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी मानव का निवास स्थान है, मानव का निवास स्थान। इस रूप में हमें सारी की सारी अध्ययन की दृष्टि से ये चैप्टर कंप्लीट करना है। देखें, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने हैं कि क्या भूगोल को हम एक विषय के रूप में, भूगोल को नोमोथेटिक रूप में पढ़ना चाहिए। नोमोथेटिक क्या होता है कि सिद्धांत या नियम के आधार पर चलना चाहिए, या उसका विवरणात्मक अध्ययन करना चाहिए जिसको ईडियोग्राफी कहा जाता है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा कि जैसे ही भूगोल में द्वैतवाद आता है, द्वैतवाद की भूगोल को हम भूगोल को कैसे पढ़ें, इस सवाल से एक द्वैतवाद का पहलू हम जान करके गए हैं कक्षा 11 में। वो क्या है कि भूगोल को हमने प्रादेशिक तरीके से पढ़ना है या क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में पढ़ना है। ये चीज़ हमें भूगोल की प्रकृति या विषय क्षेत्र के रूप में कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, इस रूप में हमने शुरुआत में इसको जानना है। उसके बाद उन भूगोलवेताओं को देखना है। जैसे हमने शुरुआत में ये बात कही थी कक्षा 11 की वीडियो में कि मानव भूगोल का संस्थापक कौन है। मानव भूगोल का जनक कहें तो वो रेटजेल होगा, रेटजेल। और संस्थापक की बात करें जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में विशद से वर्णन किया है, वो संस्थापक की बात आएगी, संस्थापक की, तो वो विडाल डी ला ब्लास होंगे। तो शुरुआत में हमें रेटजेल की परिभाषा के रूप में देखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आरपीएससी, नेट और कक्षा 12 के जो वार्षिक परीक्षा है उसके पहलू से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परिभाषा रेटजेल ने दी थी। रेटजेल कौन है? जर्मन भूगोलवेता हैं और नियतिवाद के जनक हैं। मानव भूगोल के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इस परिभाषा में किस विषय वस्तु पर अधिक जोर दिया गया है, तो इस पर संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया है। ये भी एक सवाल बनता है। इसके बाद एक परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा दी थी कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल। कौन है एलेन चर्चिल सैंपल? देखिए, मैंने रेटजेल का एक ग्रंथ आपको 11वीं क्लास में बताया था, एंथ्रोपोजोग्राफी। इस ग्रंथ के 2 खंड हैं। जो इसका 1882 ईस्वी वाला पहला जो खंड है, इसको
फॉलो करते हुए अमेरिकन नियतिवादी कुमारी एलेन चर्चिल सैम्पल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। ये पुस्तक लिखी थी कब? 1911 में। उस पुस्तक में इस चीज़ का वर्णन किया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन है? अमेरिकन नियतिवादी कुमारी एलेन चर्चिल सैम्पल। इस परिभाषा में एलेन चर्चिल सैम्पल ने किस पर जोर दिया है? तो संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तीसरी जो परिभाषा है वो मानव भूगोल से संबंधित, देखिए रेटजेल नियतिवादी है, एलेन चर्चिल सैम्पल नियतिवादी है, लेकिन मानव भूगोल से संबंधित बात कर रहे हैं। अब बात जो पॉल विडाल डी लाब्लास की आ रही है, ये फ्रांसीसी हैं और ये मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने भूगोल के बारे में क्या कहा है, स्पेशली किसके बारे में? मानव भूगोल के बारे में, कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। क्या चीज़ है ये? संकल्पना किसकी है? मानव भूगोल को इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब इस परिभाषा में इन्होंने किस पर जोर दिया है? पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की नई संकल्पना, इस पर इन्होंने जोर दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ये इस पूरे चैप्टर की मेन थीम है। कौन कौन सी? रेटजेल की, सैम्पल की और ब्लास की परिभाषाएं। इस चैप्टर में हमें इसके बाद में क्या पढ़ना है? मानव पर्यावरण संबंध पढ़ने हैं। मानव पर्यावरण संबंध की बात यदि हम करेंगे तो मानव शुरुआत में, आदिकाल में मानव कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। किसकी सहायता से? पशुओं की सहायता से। पशु उसका जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। जैसे जैसे मनुष्य ने क्या किया? प्रौद्योगिकी विकास किया तो प्रौद्योगिकी विकास के कारण मनुष्य की क्या चीज़ सामने आई? शक्ति सामने आई कि मनुष्य का शक्ति और सामर्थ्य क्या है, और उस शक्ति और सामर्थ्य से मनुष्य ने क्या दर्ज की? संभावनाएं। तो यहाँ से जैसे जैसे ये तकनीकी विकास होता गया, मनुष्य की संभावनाएं बढ़ती गई और संभावनाओं पर आधारित जो मानव पर्यावरण संबंध है उसका जन्म हुआ। इसका मतलब उससे पहले क्या था? उससे पहले था पर्यावरण नियतिवादी होता क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं पहले। पर्यावरण नियतिवादी, इस चीज़ में हमने क्या समझना है? सीधा सा सवाल, प्रकृति सर्वे सर्वा है। दूसरा, मनुष्य निष्क्रिय कारक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है। प्रकृतिवाद के अनुसार या पर्यावरणवाद के अनुसार या जर्मनवाद के अनुसार या नियतिवाद के अनुसार मनुष्य है तो निष्क्रिय कारक होता है, तो सक्रिय कारक कौन होता है? प्रकृति सर्वे सर्वा होती है या फिर सक्रिय कारक होती है। कुमारी सैम्पल ने एक बहुत ही अच्छी इसके लिए परिभाषा दी है कि मनुष्य भूतल की उपज है। बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, याद रखना इन्हें। ये चीज़ क्या बताती है कि सबसे जो ताकतवर है, सबसे जो प्रमुख है, जो इस मानव पर्यावरण संबंध में प्रमुख तत्व है, वो कौन है? वो पर्यावरण है, वो जलवायु है,
वो हमारी प्रकृति है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देखो, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि जैसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या माना गया है? सीधा सीधा प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है, ताकतवर माना गया है, भगवान का रूप माना गया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हमने ये चीज़ कही थी कि तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ। तकनीकी विकास की जब भी बात आएगी तो आपने ध्यान में रखना है, तकनीकी विकास की जब भी बात आएगी तो आपने ध्यान में रखना है मनुष्य की ताकत बढ़ेगी। तकनीकी विकास से किसकी ताकत बढ़ रही है? मनुष्य की ताकत बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मनुष्य सक्रिय कारक हो जाएगा। मनुष्य सक्रिय कारक हो जाएगा। यदि मनुष्य सक्रिय कारक होगा तो उसमें प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति निष्क्रिय कारक हो जाएगी। निष्क्रिय कारक, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव होगा। मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव होगा, वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो संभववाद कहलाएगी। और संभववाद को बताने वाले कौन थे? विडाल डी लाप्लास थे। संभववाद के जनक कौन माने जाते हैं? विडाल डी लाप्लास माने जाते हैं। और संभववादी शब्द किसने दिया था? तो वो फेब्रे ने दिया था। फेब्रे ने, वो शब्द फेब्रे का है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कुछ कहानी के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताया गया है और आदिकाल से लेकर के तकनीकी विकास कैसे हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इसके नेक्स्ट पेज पर हम प्रश्न देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। देखें, हमने नियतिवाद पढ़ा, हमने संभववाद पढ़ा, लेकिन ग्रिफिथ टेलर का जब भी नाम आएगा तो इसकी अवधारणा यहाँ से निकलेगी, नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद। हालांकि ये नियतिवाद के निश्चयवाद के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है। और इसको माना क्या जाता है? दो विचारधाराओं के मध्य मार्ग के रूप में माना जाता है। किसके मध्य मार्ग के रूप में? नियतिवाद, नियतिवाद तथा संभववाद। नियतिवाद तथा संभववाद के बीच का रास्ता किसको माना जाता है? वो नवनियतिवाद को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में माना जाता है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। यदि प्रकृति कहीं पर प्रचंड रूप लिए हुए हैं तो मनुष्य को, जैसे ट्रैफिक पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है या कांस्टेबल होता है, वो बत्ती पर खड़ा हुआ अपने को इशारा करता है कि अभी नहीं जाना है, अभी लाल बत्ती है। इसका मतलब क्या होता है? उससे इसकी तुलना की जाती है कि जैसे वो व्यक्ति हमें रोक रहा है, तो वो क्यों रोक रहा है? कि अभी रास्ता क्लियर नहीं है। तो प्रकृति यदि प्रचंड रूप में है तो वो प्रकृति हमें रोक रही है कि अभी वहाँ ना जाए, और जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाता है तो वो हमें जाने देता है। वैसे ही प्रकृति यदि अपने प्रचंड रूप से हटती है, वो सामान्य रूप में आती है, तब हम वहाँ पर कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की अवधारणा क्या कहलाती है? वो नवनियतिवाद कहलाती है। वो रुको और जाओ निश्चयवाद कहलाती है। यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि रुको और जाओ नियतिवाद जो है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो वो नियतिवाद के ज़्यादा नज़दीक है। इसके बाद एक और अवधारणा आई थी जो आपकी इस बुक में नहीं दे रखी है, वो है OH के स्पेट की अवधारणा। OH के स्पेट की अवधारणा, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्रसंभववाद। प्रसंभववाद। प्रसंभववाद में जैसे नवनियतिवाद में नियतिवाद के ज़्यादा नज़दीक बताया गया है, तो प्रसंभववाद किसके ज़्यादा नज़दीक माना जाता है? संभववाद के ज़्यादा नज़दीक माना जाता है। और यह अवधारणा किसने दी थी? OH के
स्पेट ने दी थी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद मानव भूगोल में कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे मानव भूगोल के मानवतावादी विचार हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? सन 1945 के बाद। 1945 के बाद पूरा का पूरा विश्व मात्रा आंकड़ों के आधार पर चलता था। जो भी बात होती थी मात्रा या आंकड़ों पर थी। यहाँ पर किसकी अवहेलना की गई थी? अवहेलना किसकी थी? अवहेलना जिसको अहमियत नहीं दी गई थी, वो क्या थे? वो मानव मूल्य थे। मानव मूल्य का मतलब क्या है कि मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य के क्या विचार हैं। एक ही क्षेत्र के बारे में दो या दो से अधिक मनुष्यों के दो या दो से अधिक अवधारणाएं हो सकती है, उनको किसी प्रकार से अहमियत नहीं दी गई थी। सीधा हर चीज़ को मात्रा या आंकड़ों की कसौटी पर कसा जाता था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इस मात्रा या आंकड़ों की कसौटी पर कसने की इस अवधारणा को हम मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। तो मात्रात्मक क्रांति कब आई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी को हम प्रत्यक्षवाद भी कह देते हैं। प्रत्यक्षवाद या मात्रात्मक क्रांति कह देते हैं। जब 1960 का दशक था, 1960 के दशक में ये मात्रात्मक क्रांति के अगेंस्ट, इस मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध मानव मूल्यों को अहमियत दी गई थी और उस क्रांति को क्या नाम दिया गया था? व्यवहारवाद। तो सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? तो वो मात्रात्मक क्रांति या प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट हुआ था। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक इसकी अवधारणा होती है स्मिथ की। देखें, एक व्यक्ति भूगोल में स्मिथ की अवधारणा मानते हैं। स्मिथ ने लोक कल्याणकारी ये अवधारणा दी थी। इसकी थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर काम करते थे। इसी अवधारणा को भूगोल में कल्याणपरक और मानववादी विचार के संबंध में माना जाता है। कल्याणकारी पक्षों के रूप में माना जाता है। एक अवधारणा इसकी अमूलवादी थी। देखें, विश्व में एक बहुत बड़े समाजशास्त्री का नाम हम लेकर के आते हैं, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक नारा दिया था, विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ। किसके लिए? समाजवाद की स्थापना के लिए ये नारा दिया था। समाजवाद की स्थापना के लिए ये नारा दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये क्रांतिपरक अवधारणा मानी जाती है। इसी अवधारणा को क्या नाम दिया जाता है? अमूलवादी रेडिकल विचारधारा। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का ही नाम क्या है? क्रांतिपरक विचारधारा है। और इसके जो प्रणेता है वो कौन है? मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है। तो मार्क्सवादी विचारक किससे संबंधित है? क्रांतिपरक से, अमूलवादी से, रेडिकल से। ये सारी एक ही बात है। इसके बाद व्यवहारवाद को मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक सारणी आपकी बुक में दे रखी है, जिसमें मानव की वृहद अवस्थाएं और उसके प्रणोद की बात कर रखी है। प्रणोद मतलब समय की बात कर रखी है। समय और वृहद लक्षण बता रखे हैं। देखिए, इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एक को बहुत अच्छे से यूँ समझना है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग,
आरंभिक उपनिवेशिक युग की बात करनी है। ये उपनिवेशिक युग कब से स्टार्ट हो जाता है? जैसे हमने 1492 ईस्वी में कोलंबस की यात्रा की बात की थी, वहाँ से ये प्रारंभ हो जाता है। औपनिवेशिक काल होता कौन सा है कि कोई भी विकसित राष्ट्र किसी भी राष्ट्र में जा कर के वहाँ के स्थानीय लोगों को मजदूर बना करके और खेतों में काम करवाते हैं, और उनकी जो उपज होते हैं मालिकाना हक वो व्यक्ति रखता है जो वहाँ का मजदूर, उन मजदूरों पर जो मालिक नियुक्त होता है। तो ऐसी अवधारणा विश्व में प्रारंभ हुई थी। जैसा कि भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज़ों का औपनिवेश भारत था, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसका वृहद लक्षण क्या था कि साम्राज्यवादी व्यापारिक रुचियों के नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया गया, और इसमें विश्वकोशीय विवरण भूगोलवेताओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या है कि विश्व ने ये जाना था कि वास्तव में विश्व है कितना। देखिए पहले, इससे पहले पूरा जो विश्व है वो केवल 3 महाद्वीपों के रूप में माना जाता था। एक एशिया के रूप में, एक अफ्रीका के रूप में, और तीसरा यूरोप के रूप में। बस इतना ही विश्व हुआ करता था। जब उपनिवेशिक काल आया तब जाकर के कोलंबस जब वेस्ट इंडीज़ गया तब पता लगा कि उत्तरी अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। और जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ उपनिवेशिक तंत्र पहुंचा तब उन्होंने को पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई महाद्वीप है। इसके बाद क्या आया? उत्तर उपनिवेशिक काल। उत्तर उपनिवेशिक काल का मतलब है कि उपनिवेशिक काल का अंतिम चरण, बाद वाला। इसका उपागम क्या था? प्रादेशिक विश्लेषण करना था। प्रदेश एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो अपने निकटवर्ती क्षेत्र से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, भाषाई, जातीय, कोई भी एक आधार, किसी का भी कोई भी एक आधार हो जिस पर भिन्न हो, अपने निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न हो, वो क्या कहलाता है? प्रदेश कहलाता है। जैसे हिमालय प्रदेश जो है, हिमालय जो है वो अपने निकटवर्ती क्षेत्र मैदान से भिन्न है, इसीलिए हिमालय प्रदेश है और मैदान प्रदेश है। तो ऐसा प्रादेशिक विश्लेषण की जो बात आई थी वो उत्तर औपनिवेशिक काल में आई थी। इसमें वृहद लक्षण क्या थे कि प्रदेश के सभी पक्ष के विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए गए और पूरे विश्व को प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट जो था वो था अंतर युद्ध अवधि के बीच, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इसमें क्षेत्रीय विभेदन, ये चीज़ क्या बताती है? देखें, क्षेत्रीय विभेदन के लिए मैं आपको 11वीं क्लास की वीडियो में बता चुका हूँ कि नाम अरिस्थोफेन का आता है। अरिस्थोफेन थे जिन्होंने क्षेत्रीय विभेदन की बात सबसे पहले की थी। उसके बाद में हेटनर ने इनको फॉलो किया था, फिर हार्टशॉन ने भी इनको फॉलो किया था। तो ये एक्चुअल में है क्या क्षेत्रीय विभेदन? कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न है। वो प्रादेशिक विश्लेषण था। एक तो था प्रादेशिक विश्लेषण कि ये प्रदेश क्यों है, इसमें ये है कि वो प्रदेश दूसरे से भिन्न क्यों है। वो भिन्नता की यदि बात की थी तो वो 1930 के दशक में की थी। उसके बाद में 1950 के दशक के अंत से लेकर के 1960 तक स्थानिक संगठन की बात आई थी, और स्थानिक संगठन में सारा का सारा क्या था? मात्रात्मक क्रांति का युग था। सब आंकड़ों की कसौटी पर कसा जाता था, सब नियम पर आधारित बात हुआ करती थी। फिर 1960 के दशक से लेकर के और 1970 तक, 1960 से 1970 तक मानवतावादी आया, अमूलवादी आया, व्यवहारवादी आया, ये सारे उदय हुए थे।
मानववाद का मैंने अभी आपको बताया, मानववाद और व्यवहारवाद ये दोनों एक ही रूप में लेकर के चल रहे हैं। किसके खिलाफ क्रांति थी? मात्रात्मक क्रांति के खिलाफ ये क्रांति हुई थी। कौन सी? व्यवहारवादी और मानववादी। अमूलवादी, अमूलवादी किससे संबंधित है? मार्क्स से संबंधित है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ये समाजवाद से संबंधित है, समाजवाद से संबंधित। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और 1990 का जो दशक है उसमें भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की बात की जाती है। इसमें पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा जो विश्व है वो सोच सबकी ग्लोबल हो गई थी। मतलब व्यक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं सोचता था, व्यक्ति की जो अवधारणा होती थी वो स्थानीय नहीं हुआ करती थी, वो ग्लोबल अवधारणा बन गई थी। तो वो कब आई थी? 1990 के दशक में हुई थी। उसको उत्तर आधुनिकतावाद की संज्ञा दे दी जाती है। इसके बाद देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। देखो, मैंने 11वीं के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मनुष्य का समाज, समाज से सामाजिक भूगोल, उसकी राजनीति, राजनैतिक भूगोल, उसकी संस्कृति, सांस्कृतिक भूगोल, उसकी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल को भी फिर पुनः आगे विभाजित किया गया कि कृषि, संसाधन, परिवहन और उद्योग के रूप में, उद्योग के रूप में। और एक मनुष्य का निवास, निवास का मतलब हम किस से लेकर के जाएंगे? हम अधिवास से लेकर के जाएंगे। तो अधिवास भी जो आएगा वो किस में आ जाएगा? मनुष्य के मानव भूगोल के क्षेत्र के रूप में आ जाएगा। और अधिवास में भी कौन से? एक नगरीय और एक ग्रामीण अधिवास। तो ये क्या चीज़ है? सामाजिक, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास। ये सारी चीज़ क्या बताती है आपको? मानव भूगोल के क्षेत्र बताती हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र। तो ये मानव भूगोल के क्षेत्र में इनकी कोई बात आ जाएगी तो इनमें से ही कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस पाठ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण की यदि बात आ जाए कि पर्यावरण भूगोल किसका अंग है, तो वो मानव भूगोल का अंग नहीं है। पर्यावरण भूगोल किसका अंग है? भौतिक भूगोल का अंग है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो अब लेकर के आ रहा हूँ मैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। देखते हैं। पहला कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। देखिए, बहुत अच्छी परिभाषा दी थी रेटजेल ने। क्या परिभाषा थी? कि मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव समाज, मानव समाजों और धरातल के बीच, धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये ऐसे के ऐसे आपको बताना पड़ेगा, संश्लेषित अध्ययन है। मैंने आपको इस वीडियो के दौरान एक चीज़ बताई थी कि इस पर किस शब्द पर जोर दिया गया है, तो संश्लेषण पर जोर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो कौन सी है? कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के बीच
परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधों का अध्ययन है, ध्यान में रखनी है ये बात। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा है। विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। क्या चीज़? मानव भूगोल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद में जो चौथा सवाल है वो है पर्यावरण नियतिवाद क्या है। पर्यावरण नियतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। देखें, इसे जर्मनवाद भी कहते हैं, इसे निश्चयवाद भी कहते हैं। इसके जनक रेटजेल थे। इससे संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये 2 खंड में लिखी गई थी। कब 1882 और 1891 को लिखी गई थी। 1882 प्रकृति से संबंधित थी, 1891 मानव प्रजाति से संबंधित थी। इस अवधारणा में प्रकृति को सक्रिय कारक माना जाता है। सक्रिय का मतलब है कि वही सर्वे सर्वा है। और इससे संबंधित जो सैंपल की परिभाषा है क्या? कि मनुष्य भूतल की उपज है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद में जो नेक्स्ट अवधारणा थी वो है कि संभववाद से क्या अभिप्राय है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है संभववाद। सबसे पहले इसके शब्द की बात करते हैं तो ये शब्द फेब्रे ने दिया था। फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था। दूसरी बात हम ये करते हैं कि संभववाद का जनक कौन है, तो विडाल डी ला ब्लास को क्या कह देते हैं? इसका जनक कह देते हैं संभववाद का। ब्लास मानव भूगोल के संस्थापक भी हैं। मानव भूगोल के संस्थापक भी हैं। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ब्लास ने क्या बताया था कि मनुष्य सक्रिय कारक है। मनुष्य सक्रिय कारक है। इसको बहुत अच्छे से परिभाषित फेब्रे ने भी किया था। फेब्रे कहता है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वत्र संभावनाएं और मनुष्य उसके स्वामी के रूप में कार्य करता है। ये फेब्रे ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किस प्रकार का है। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। क्या चीज़? कि ये जो संबंध है ये उनकी अन्योन्य क्रिया से संबंधित है। सीधा सा उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के रूप में ये अध्ययन किया है। क्लियर है? ये आपने ध्यान में रखना है। सीधा सा इसका सवाल बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि आदिम समाज, ये आदिम है, आदिम आदिम समाजों के लिए प्रकृति का भौतिक पर्यावरण किस प्रकार का रूप धारण करता है। मैंने अंडरलाइन करके आपको ये समझाया था कि ये माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। सीधा सा संबंध है कि ये किससे संबंधित है, ये नियतिवाद से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है नवनियतिवाद की अवधारणा। देखें, नवनियतिवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। कौन है ग्रिफिथ टेलर? अमेरिकी है, अमेरिकी है। ये जो अवधारणा है ये नियतिवाद, नियतिवाद व संभववाद, संभववाद का मध्य मार्ग है। इस अवधारणा में ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण दिया गया है और उसी से संबंधित रुको और जाओ नियतिवाद। तो ये अवधारणा किससे संबंधित है? ये नवनियतिवाद से संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा है और ये नियतिवाद और संभववाद का मध्य मार्ग है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कि मानव भूगोल में कल्याणपरक विचारधारा को समझाइए। देखिए, मैंने आपको डेविड स्मिथ की बात कही थी, डेविड स्मिथ की बात कही थी। डेविड स्मिथ ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इस अवधारणा पर विचार प्रस्तुत किया था कि सबके लिए सुख हो, सभी का हित हो। तो ये जो अवधारणा है ये लोक कल्याणकारी अवधारणा है, लोक कल्याणकारी अवधारणा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अमूलवादी और रेडिकल विचारधारा को समझाइए। देखिए, मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का समर्थन करते हुए एक नारा दिया था कि विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ। किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ कहा था और समाजवाद को वहाँ पर अपनाना था ये चीज़। तो ये क्रांतिपरक अवधारणा है, क्रांतिपरक अवधारणा है और ये 1970 के बाद आई है। इसी को क्या कह देते हैं? अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कह देते हैं। नेक्स्ट जो अपना सवाल है वो है व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। देखें, सन 1960 के ईस्वी के बाद जो प्रत्यक्षवाद या कहें मात्रात्मक क्रांति, इसके खिलाफ व्यवहारवादी क्रांति आई थी और इसमें अहमियत किसको दी गई थी? मनुष्य मूल्य को, मानव मूल्य को, मानव की चेतना को, मानव के व्यवहार को इसमें अहमियत दी गई थी। और कहाँ नहीं दी जाती थी? वो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति में नहीं दी जाती थी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है व्यवहारवादी क्रांति में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि अन्वेषण और वितरण उपागम की समय अवधि और वृहद लक्षण क्या है। देखिए, इसमें सीधा सा हमने ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये उपनिवेश युग था, उपनिवेश युग था। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और उपनिवेश युग में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हुई थी? यात्राएं ज़्यादा हुई थी। यात्राओं के माध्यम से क्या चीज़ निकली थी? खोज। अन्वेषण को खोज ही तो कहा जाता है। तो ये खोज और यात्राएं, इनको सबसे ज़्यादा क्या मिला था? प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि प्रादेशिक विश्लेषण की समय अवधि तथा वृहद लक्षण क्या है। देखिए, इसे
उत्तर उपनिवेशवाद कहते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर उपनिवेशवाद में क्या चीज़ हुई थी कि हमने तीन महाद्वीपों से निकल करके पूरे विश्व का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। देखिए, इससे पहले विश्व क्या माना जाता था? केवल तीन महाद्वीपों तक ही सीमित था। कौन कौन से? एशिया तक, नंबर 2 यूरोप तक, नंबर 3 अफ्रीका तक। लेकिन प्रादेशिक विश्लेषण की समय अवधि में जो उत्तर उपनिवेशिकवाद है, उसमें पूरा का पूरा विश्व इन तीन से निकल करके उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनका भी हमें ज्ञान हो गया था। तो पूरे विश्व को समझने के लिए हमें कौन से समय अवधि का ज्ञान हुआ था, कौन सी समय अवधि का सहायता मिली थी? प्रादेशिक विश्लेषण की सहायता मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्षेत्रीय विभेदन की बात करता है। देखिए, क्षेत्रीय विभेदन की जब भी हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले अरिस्टोफेन को याद करना है। अरिस्टोफेन के बाद में हेटनर की बात करनी है। हेटनर के बाद में हार्टशॉन की बात करनी है। ये वो भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने क्षेत्रीय विभेदन की बात की थी कि एक क्षेत्र ए क्षेत्र है, वो निकटवर्ती बी क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों की भिन्नता का कारण क्या है, वो इस समय अवधि का वृहद लक्षण रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है स्थानिक संगठन। इसका जो समय है वो 1950 से 1960 के बीच का जो काल है उसको रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो कंप्यूटर आधारित तकनीकी की बात थी। कंप्यूटर आधारित तकनीक। अब इस पर जो विधियां बनाई गई उनका भूगोल में सर्वाधिक उपयोग रहा था। ये स्थानिक संगठन के समय अवधि तथा उसके वृहद लक्षण की बात है। मतलब अवहेलना किसकी की गई है? मनुष्य की गई है। ये मात्रात्मक क्रांति से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखें। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की समय अवधि तथा वृहद लक्षण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर आधुनिकतावाद में हमने क्या करना है? एक तो इसकी अवधि बतानी है 1990 ईस्वी का दशक, पहली तो ये चीज़। और इसमें था क्या कि वृहद जो कोई भी सिद्धांत था या कोई भी भूगोल से संबंधित पहलू था उसका सामान्यीकरण किया गया, जनरलाइज किया गया, उसको सामान्यीकरण किया गया। और मानवीय दशा की जो व्याख्या है वो वैश्विक स्तर पर की गई थी। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव भूगोल की शाखाएं बताइए। देखिए, मानव भूगोल की शाखाओं में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक के भी पहलू, कृषि, संसाधन, परिवहन, उद्योग, और इसके अलावा मानव का अधिवास भी दोनों प्रकार के, कौन से? नगरीय भी और ग्रामीण भी। तो ये हैं
मानव भूगोल से संबंधित इसकी शाखाएं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।